सब्जियां तोड़ने में और फिर उन्हें एहतियात से टोकरी में रखने में उसे 2 घंटे गुजर चुके थे। शुक्र है कुछ दिन का काम तो सिमट गया। उसने सोचा, चलो बच्चों अब घर वापस चलें। उसने खेत में खेलती हुई अपनी बच्चियों को आवाज लगाई। बस अम्मी थोड़ी देर और। अभी उनका कुछ और खेलने का इरादा था। उसने बेचारगी से टोकरी जमीन पर रख दी। थकन से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने आसपास निगाह दौड़ाई। चंद कदम के फासले पर एक दरख्त के साथ किसी ने चारपाई खड़ी करके लगा रखी थी। उसने आहिस्ता से चारपाई नीचे बिछा दी और सोचा कि थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लूं। चारपाई पर लेटकर उसने अपने ऊपर अच्छी तरह से चादर ओढ़ ली। गांव की इकलौती मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो घबराकर उठ बैठी। उफ, इतनी देर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। इस्मा, सीमा, चलो बेटा जल्दी चलें। उसने अपनी बेटियों को आवाज लगाई और फिर वो तीनों अपनी हम उम्र बच्चियों के साथ बरामद हुई। कितनी देर हो गई, तुम लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? अब जल्दी चलो, घर चलकर खाना भी तैयार करना है। बच्चियों ने अपनी सहेलियों को अलविदा कहा और फिर उसके बाद उसने अपनी टोकरी सर पर रखी और तीनों खेतों से होती हुई अपने घर वापस लौट आईं। वो जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी और फिर उसने सोचा कि सुबह सवेरे अमीरा के घर पहुंचा दूंगी। उसने अपने जहन में मंसूबा बनाया, सब्जियां काश्त करना, कुछ अपने इस्तेमाल के लिए रखना और कुछ सब्जियों को बेच डालना। उसका छोटा सा कारोबार था जो उसके और उसकी बेटियों के अखराजात पूरे करने के लिए काफ़ी था। वैसे तो उनके अखराजात कुछ ज़्यादा नहीं थे। गांव की सादा, शुक्र पसंद और कनात पसंद जिंदगी थी। ये 2 कमरों और एक छोटे से सहन पर मुश्तमिल घर उसका अपना था और गांव से थोड़ा सा दूर नहर के किनारे ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा भी उसकी मलकियत में था, जिस पर उसने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां काश्त कर रखी थीं। अपना थोड़ा बहुत खर्च वो कपड़े सिलाई करके भी पूरा कर लेती थी। वैसे तो गांव में कपड़े सिलवाने का रुझान इतना ज़्यादा नहीं था। औरतें अपनी गिनती के साल के जोड़े खुद ही घरों पर तैयार कर लेती थी। ज़्यादातर औरतें सिलाई कढ़ाई जानती थीं, मगर चंद बड़े रईस और अमीर घरानों की ख़वातीन, जिनमें उसकी अपनी नंद अमीरा भी शामिल थी, अपने और अपने बच्चों के कपड़े उजरत देकर सिलवा लिया करती थी। इसी तरह जैसे तैसे औखे सोखे वेले उसका और उसकी बेटियों का गुजर बसर हो रहा था, वरना तो अफजल ने महीनों से खर्च भेजना छोड़ ही दिया था। अफजल का ख्याल आते ही उसने कोने में रखी हुई फ्रेम में अफजल की तस्वीर पर एक निगाह डाली। खूबसूरत और कम उम्र अफजल, उसकी शादी की तस्वीर थी। 22 साला अफजल और 17 साला नाजनीन, खूबसूरत, हसीन, गोरी चिट्टी नाजनीन। खेतों में काम कर करके भी उसकी मक्खन जैसी रंगत बदली नहीं थी। लंबे काले बाल कमर तक चले आए थे। साबिर, खिदमतगुजार, मगर न जाने क्या बात थी कि सब्र शुक्र करने वाली नाजनीन कभी अफजल के दिल में अपने लिए जगह न बना सकी। वो तो बस अपने नाम के जैसा था, खुद को न जाने क्या समझता था। शायद अफजल पर अपने नाम का बहुत ज़्यादा असर था, वरना उसका छोटा भाई अनवर और उसकी बहन अमीरा बहुत सीधे साधे लोग थे। हालांकि अमीरा घर के सबसे अमीर घराने में ब्याही गई थी। उसके घर में टीवी और फ्रिज तक मौजूद था। अपनी बड़ी भाभी नाजनीन की बड़ी इज्जत करती, उसे सर पर बिठाती। उसका देवर अनवर अफजल की तरह इंटर पास था। वो भी गांव में नौकरी करता था और उसके बीवी बच्चे उसके साथ ही रहते थे और वो उनसे बेहद मोहब्बत करता था, जैसे कि उनका हक था और जैसा कि हर बीवी बच्चों का होता है। आटा गूंदते और रोटी डालते हुए नाजनीन न जाने क्या क्या सोचती रही। अफजल उसके सगे ताया का बेटा था और उसकी पैदाइश की मंग थी और 17 साल की होते ही उसकी शादी अफजल से कर दी गई थी। मगर शादी के 10 सालों में 3 बेटियां तो ज़रूर हो गईं, मगर अफजल उससे मोहब्बत ना कर सका, बल्कि गुजरते वक्त के साथ साथ उससे मज़ीद दूर होता चला गया। एक तो उसको शहर की लड़कियां बेहद पसंद थीं, पढ़ी लिखी और मॉडर्न, और दूसरा उसके दिल में बेटे का बहुत अरमान था। मगर सीधी सादी नाजनीन ना तो उसको बेटा दे सकी और ना ही कभी उसके दिल पर राज कर सकी। जब तक नाजो के ताया अब्बा जिंदा थे वो उसका एक बाप की तरह ख्याल रखते थे। उन्होंने अफजल के अंदाज़ो अतवार चंद सालों में ही भांप लिए थे। उनके बस में और तो कुछ नहीं था, मगर गांव के चंद लोगों के सामने उन्होंने ये घर, ये मकान और नहर के साथ वाली ज़मीन नाजो के नाम कर दी थी। ताया के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद अफजल को जैसे खुली छुट्टी मिल गई थी। पहले वो गांव के पास ही नौकरी करता था
और हर हफ्ते के बाद घर आता जाता था। फिर उसने कई कई दिनों तक घर आना छोड़ दिया। घर में कोई खर्च नहीं देता था। बच्चों से या उनकी ज़रूरतों से उसको कोई सरोकार नहीं था। फिर उसने अचानक न जाने क्या फैसला किया कि गांव से बहुत दूर सिंध में किसी शुगर मिल में नौकरी कर ली। सिंध का वो शहर उनके गांव से इतना दूर था कि आने जाने में रात और दिन लग जाते। अब वो महीनों अपनी शक्ल न दिखाता। कभी खर्च के नाम पर थोड़ी सी रकम नाजो के हाथ में थमा देता। मायूस होकर जब नाजनीन ने देखा कि उसकी तरफ से मुझे कोई आस उम्मीद नहीं, तो उसने अपनी ज़मीन पर खुद ही सब्जियां काश्त करनी शुरू कर दी और इसके साथ साथ उसने सिलाई कढ़ाई का काम भी शुरू कर दिया। अपनी नंद अमीरा, उसके बच्चों और इसी तरह के गांव की कुछ अमीर औरतों के कपड़े सीने शुरू कर दिए और फिर उसका गुजारा अच्छा होने लगा। अफजल के मुतल्लिक चंद उड़ती उड़ती खबरें उसके कानों तक पहुंची कि उसने शहर में किसी लड़की से दूसरी शादी कर ली है। उसका दिमाग मुख्तलिफ सोचों में गुम था। रोटी डालने के बाद उसने उठने की कोशिश की, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म पत्थर का हो गया हो। अस्मा, सीमा, उसने बमुश्किल अपनी बेटियों को आवाज़ दी। बच्चियां उसकी आवाज़ सुनकर भागती हुई आईं और पूछने लगीं, क्या हुआ अम्मा, खैर तो है? नाजो के कंधे इतने भारी हो गए थे जैसे उस पर मनो बोझ डाल दिया गया हो। बच्चियां उसको तकरीबन घसीट कर वहां से कमरे में ले गईं और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अपनी हालत उसकी समझ से बाहर थी। वो सोचने लगी, ये आज मुझे क्या हो गया? उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का ख्याल कौन रखेगा। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और फिर न जाने कब उसकी आंखों में नींद ऊद कर आ गई। सुबह होते ही उसकी बेटी दौड़ी हुई गई और अपनी फूफी अमीरा को बुलाकर ले आई। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? क्या हुआ आपको? उसकी नंद अमीना ने परेशान लहजे में उससे पूछा। पता नहीं क्या हुआ। नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए। कल खेत में सब्जियां तोड़ने में ज़रा देर हो गई थी। वापस घर पहुंची तो जिस्म इतना भारी हो गया, मालूम नहीं कि मुझसे जिस्म हिलाया क्यों नहीं जा रहा था। फिक्र न करो भाभी, मैं अभी तुम्हें हकीम से दवा लाकर देती हूँ। तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी, तुम घबराओ नहीं। अमीरा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा और फिर वहां से चली गई और थोड़ी देर के बाद वो हकीम से दवा लेकर वापस आ गई। फिर उसने नाज़नीन के कंधों की मालिश की। उस रोज़ अमीरा ने उसके घर के काम भी किए, हत्ता कि हांडी रोटी तक भी अमीरा नहीं बना कर दी। आहिस्ता आहिस्ता 2-1 रोज़ में नाजो की तबीयत संभल गई। फिर वो एक रोज़ अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। वो नहाई धोई और उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर बालों में कंघा किया। इतने में सहन में शाम उतर आई थी। गर्मियों के खूबसूरत दिन थे और शाम के वक्त मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बेटियां कुरान पाक पढ़ने गई हुई थीं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे बड़ी हैरत हुई कि दरवाजे पर कौन आया है, या बेटियां शायद कुरान पढ़कर जल्दी वापस आ गई हैं। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, मगर नहीं, वहाँ बेटियां तो नहीं थी, मगर दरवाजे पर उसका शौहर अफजल खड़ा था। अरे आप! इतने महीनों के बाद! वो अफजल को देखकर हैरान रह गई थी और अचानक, अरे अंदर आने को नहीं कहोगी? अफजल ने उसे प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो नाज़नीन को जैसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। अरे आप पूछ क्यों रहे हैं? आपका अपना घर है, आइए। वो एक तरफ हटकर रास्ता देने लगी और अफजल घर में दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे आने लगा। क्या आप खाना खाएंगे? उसे कोई और बात तो न सूझी, मगर उसने घबरा कर अफजल से पूछा। शादी के 10 साल गुजरने के बावजूद उसने ना ही कभी इस तरह अफजल से बात की थी और ना ही कभी अफजल ने उसे इस तरह पुकारा था। जैसे आम मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ दुख सुख की बातें करते हैं, सुबह से शाम तक की मसरूफियात एक दूसरे को बताते हैं। अफजल उससे बहुत कम बातचीत करता था और वो भी सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक। उसको तो अक्सर समझ ही नहीं आता था कि वो उससे क्या बात करे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी में घबराने लगती। अफजल का हर वक्त का ख़राब मूड उसे डराने लगता, हत्ता कि वो बेटियों को भी नहीं पुकारता था और ना ही उनसे प्यार से बात करता था, बल्कि अक्सर औकात तो वो बेटियों को भी झिड़क दिया करता। मगर आज न जाने क्या बात थी कि वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, बात बात पर मुस्कुरा रहा था, बल्कि उसको छेड़ रहा था। ये लाल जोड़ा तुमने क्यों पहन रखा है? अफजल ने बड़े प्यार से पूछा। क्या तुम्हें इल्हाम तो नहीं हुआ कि मैं आने वाला हूँ? इस बात पर नाज़नीन उसे देख कर रह गई। क्या ये वही अफजल है? आज सूरज किस तरफ से निकला है? वो हैरत से उसे देखे जा रही थी। इतने में बेटियां घर आ गईं। वो हैरान भी थीं और बाप को देखकर खुश भी थीं। बेटियां पूछने लगीं, अब्बा आप तो सुबह की ट्रेन से आते हैं, आज शाम की ट्रेन से कैसे आ गए?
اصل میں آج ٹرین سے نہیں بلکہ بس کے ذریعے آیا ہوں۔ بس کی نئی سروس شروع ہوئی ہے۔ آپ اپنے ساتھ کوئی سامان بھی نہیں لائے، کپڑے وغیرہ؟ افضل بتانے لگا کہ میں آفس کے کام سے شہر آیا تھا کہ اچانک مجھے تمہاری یاد آئی اور تم سے ملنے چلا آیا۔ اس رات افضل بہت دیر تک جاگتا رہا۔ شادی کے بالکل شروع کے دنوں سے لے کر اب تک نازو کو یاد نہیں تھا کہ ان دنوں کے علاوہ افضل نے کبھی اس سے اتنی زیادہ باتیں کی ہوں، اتنی دیر اس کے ساتھ جاگتے میں باتیں کی ہوں، اور وہ بھی پیار بھری باتیں، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، خوبصورت خواب۔ دوسرے دن وہ دیر تک سوتی رہی۔ ایسا حالانکہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ پورا صحن دھوپ سے بھر جائے اور وہ دیر تک سوتی رہے۔ شاید کل رات دیر تک جاگنے کا اثر تھا۔ امی، سائمہ نے پکارا۔ ابو جی کہاں ہیں امی؟ وہ حیران رہ گئی۔ کیا گھر میں نہیں ہیں؟ نہیں تو صبح سے نہیں ہیں۔ کیا وہ واپس چلے گئے؟ تو کیا افضل واپس چلا گیا تھا؟ اس کو بتایا بھی نہیں تھا۔ شاید افضل نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس رات نے نازو کو جیسے کئی دن تک نشے میں مدہوش رکھا، مگر دن پر دن گزرتے رہے اور اس کے بعد افضل نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ نازو کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے کہہ پر کہہ یعنی الٹیاں آنے لگیں اور چکر پر چکر آ رہے تھے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کیا پھر سے؟ بچیاں اب سمجھدار ہو گئی تھیں، اپنے کام وغیرہ خود کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں ایک پھر چھوٹے مہمان کی آمد وہ سوچ کر رہ گئی، اور اب تو وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی اور سلائیاں کر کر کے بیچاری تھک جاتی تھی۔ اب وہ کیسے اتنی مشقت اٹھائے گی، اور اوپر سے اس ننھے مہمان کا بوجھ؟ وہ سوچ کر ہلکان ہو گئی، مگر اسی لمحے ایک پیارا سا خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار بیٹا ہو جائے۔ افضل کو کتنا ارمان ہے بیٹے کا، اور ہو سکتا ہے کہ افضل کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ یہ سوچ کر نازو مطمئن ہو گئی۔ وقت کا کیا ہے، گزر ہی جائے گا۔ جہاں 3 بیٹیاں پیدا کی ہیں، ایک اور صحیح۔ مگر گزرتے دنوں نے ثابت کیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ طبیعت تو اس کی بیٹیوں کی مرتبہ بھی خراب ہی رہی تھی۔ پورا مہینہ الٹیاں جیسے جان نہ چھوڑتی تھی، مگر اس مرتبہ تو جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی تھی۔ وہ تو جیسے اٹھنے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ گھر کے کام کاج تو بچیاں جیسے تیسے کر لیتی تھی، مگر سلائی کڑھائی اور پھر کھیت کا کام وہ بیچاری بوکھلا کر رہ گئی۔ مگر افضل کا کچھ اتا پتہ نہ تھا، اور اس رات کے بعد تو وہ بالکل بھول ہی گیا تھا کہ اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ تو فکر مت کر بھابھی، اس کی نند امیرہ اسے تسلی دینے لگتی۔ میں تجھے شہر کے کسی بڑے ہسپتال میں لے کر چلوں گی اور تجھے کسی بڑی ڈاکٹرنی سے دوا لے کر دوں گی۔ لگتا ہے اس بار اللہ تجھے بیٹا ہی دے گا۔ یہ سوچ کر وہ سب تکلیفیں بھول کر مسکرانے لگ جاتی۔ امیرہ اس کو شہر ڈاکٹر کے پاس تو نہ لے جا سکی، لیکن ہر مہینے ایک بڑی رقم اس کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ تو نازو شرمندہ ہو جاتی اور کہتی، ایسے مت کر امیرہ، میں تیرے احسان کا بدلہ کیسے اتاروں گی؟ تو امیرہ کہتی، لے، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ میں نہیں جانتی کیا کہ میرا بھائی تجھے کتنا تنگ کرتا ہے، مہینوں تک تیری کوئی خبر نہیں لیتا۔ یہ تو میرا فرض ہے، ورنہ ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ امیرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور مجبوراً نازو بیچاری وہ مدد لے لیتی، کیونکہ ان دنوں اس سے بالکل کام کاج نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا جسم بہت بھاری ہو گیا تھا اور وہ بیچاری تو جیسے چلنے پھرنے سے محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا اس مرتبہ نازو کے ہاں کہیں جڑواں بچے تو نہیں؟ اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر محلے کی عورتیں تبصرہ کرتیں۔ آخر کار آہستہ آہستہ وہ وقت گزر ہی گیا اور وہ گھڑی آ پہنچی۔ امیرہ حسب منصوبہ اس کے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ درد شروع ہوئے تو اس کی بیٹی گھبرا کر دائی کو بلا لائی، مگر ساری رات اور پھر آدھا دن گزر گیا۔ وہ درد سے بیچاری نڈھال ہو گئی تھی۔ دائی بیچاری ساری کوششیں کرتی رہی، مگر اس کی کوششیں بیکار ہو گئیں۔ دائی آخر گھبرا کر کہنے لگی، اسے شہر لے جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس کا آپریشن ہو۔ درد سے تڑپتی ہوئی نازو اور پریشان ہو گئی، کیونکہ شہر تو وہاں سے بہت دور تھا۔ اتنا خرچہ اور پھر بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے؟ یا اللہ تو میری مدد کر، نازو نے دل سے دعا کی۔ اور پھر شکر ہے، دائی خیرن کی فاتحانہ آواز سنائی دی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ امیرہ خوشی سے بے حال کمرے میں داخل ہوئی۔ مبارک ہو بھابھی، میں نہ کہتی تھی اس مرتبہ خدا تیری گود میں بیٹا ہی ڈالے گا، اس نے بے حال پڑی نازو سے کہا، اور جب اس کی بچے پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ ماشاءاللہ، اتنا صحت مند بچہ۔ وہ حیران تھی۔ حیران تو نازو بھی بہت تھی، کیونکہ اتنا صحت مند بچہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔
जब ही तो इतनी मुश्किल हुई थी। दाई खैरन ने भी ये सोचा। इसके तो वो कपड़े भी नहीं आएंगे भाभी जो हमने इसके लिए लिए हैं, अमीरा कहने लगी। बच्चे को नहलाने के लिए गर्म पानी तैयार किया गया। अमीरा और खैरन ने एहतियात से बच्चे को गोद में लिया। बच्चे ने आंखें खोल लीं। चंद घंटे के बच्चे की आंखों में न जाने क्या था कि अमीरा और खैरन दोनों हैरानी से सुन्न हो गईं। हैरान तो नाजो भी थी, जब तक मस्जिद से चाचा करमदीन को बुलाया गया कि वो बच्चे के कान में अजान दें। बच्चा कद में कुछ और बड़ा हो चुका था और आधी चारपाई घेरे हुए था। चाचा करमदीन ने पहले आकर नाजो को ढेरों दुआएं दी, फिर बच्चे को मंगवाया और जब एक दिन के बच्चे को देखा तो हैरत से उनकी आंखें फटने को आ गईं। उन्होंने खुद पर मुश्किल से काबू किया और अजान देना शुरू की। और जो बच्चा पैदा होने के बाद एक मर्तबा भी नहीं रोया था, भयानक आवाज़ें निकालने लगा जैसे रो रहा हो। शाम को नमाज से फारिग होते ही चाचा करमदीन ने पास वाले गांव का रुख किया, जहां उनके एक बुजुर्ग थे। उनके दिमाग में उनके बचपन की सुनी हुई चंद कहानियां दौड़ रही थीं, जिसमें एक कहानी ये थी कि गांव की एक औरत ने जिन के बच्चे को जन्म दिया था। चाचा करमदीन के वो बुजुर्ग इमाम बख्श वैसे तो बहुत ज़ईफ थे, मगर उनकी यादाश्त अब भी सही तौर पर काम कर रही थी। बहुत पुरानी बात है, गालिबन पाकिस्तान बनने से पहले की। मैं उस वक्त कोई 11 साल का था। इमाम बख्श ने सोचते हुए कहा, हमारे गांव में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो कद में आम बच्चों से बहुत बड़ा था और दिन गुजरने के साथ साथ वो बड़ा ही होता चला गया। 8-10 दिन में वो दीवार तक जा पहुंचा। उसने अपनी माँ को भी गला दबाकर मार डाला था। क्या 10 दिन के बच्चे ने? चाचा करमदीन हैरान रह गया। वो बच्चा नहीं बल्कि एक बदरूह थी। इमाम बख्श ने जवाब दिया, अगर हम उसको मार न डालते तो वो फिर पूरे गांव वालों को मार डालता। क्या आपने उसको ख़त्म कर दिया? जी हाँ, हमने उसको दफन कर दिया था। वो 10 रोज़ का बच्चा किसी के हाथ नहीं आ रहा था। वो बला थी या कोई शैतान? वापसी का सारा रास्ता चाचा करमदीन सोचों में गर्क रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चा कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा ज़रूर है, मगर है तो इंसान ही। ज़रूरी नहीं कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो सच ही हो। करमदीन ने जैसे खुद को तसल्ली दी। गांव पहुंचकर उसने सोचा कि नाजो के घर चक्कर लगाता चलूं। छोटे से गांव में सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार ही होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, करीब के हों या दूर के, सबके दिल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मगर उसका वहम सिर्फ वहम न था। 3-4 दिन का बच्चा चारपाई पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था और घर की औरतें खौफ के मारे चीख रही थीं। करमदीन के अंदर दाखिल होते ही बच्चे ने हंसना बंद करके करमदीन को घूरना शुरू कर दिया। फिर इतनी तेज, भयानक और मकरू आवाज निकाली जैसे उसे खबरदार कर रहा हो। अमीरा, मेरी बात गौर से सुनो, करमदीन ने उसे पुकार कर कहा। यह इंसान नहीं है, ये किसी और मखलूक की ही औलाद है। अगर ये जिंदा रहा तो पूरे गांव को खा जाएगा। दिल बड़ा कर बेटी। नाजो, मैं गांव वालों को लेकर आता हूँ, करमदीन ने कहा। इसका जिंदा रहना ठीक नहीं, इस शैतान को मार डालना चाहिए। नाजो कहने लगी, क्या? उसका दिल डूबने लगा। क्या वो उसके बच्चे को मार डालेंगे? अचानक नाजो की नज़र उस पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। 3-4 दिन का बच्चा चारपाई के बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में इंतहाई भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। नाजो चीखती चिल्लाती हुई घर से बाहर निकल गई। जब गांव के मर्द चाचा करमदीन की हमराही में अल्लाह अकबर पुकारते हुए अंदर दाखिल हुए तो किसी खौफनाक सूरत हाल से निपटने की ज़रूरत पेश न आई, क्योंकि वो बच्चा पहले ही दुनिया से कूच कर चुका था। गांव वालों का मुश्तरका बयान था कि घर से लेकर कब्रिस्तान जाने तक वो बच्चा वज़न और कद में कई गुना बढ़ चुका था। नाजो पर तो जैसे मुश्किल ही टूट पड़ी थी। इतना अरसा उसने एक अच्छी उम्मीद पर गुजार दिया था। उसकी नंद अमीरा ने उसे हौसला दिया और कहने लगी, भाभी हौसला करो, जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। नाजो खाली खाली आंखों से उसे घूर कर रह गई। अब क्या अच्छा होना है? अफजल का उस रात के बाद कुछ अता पता नहीं था। नाजो ने अपने देवर अनवर से कहा कि अपने भाई का कोई पता करो और मुझे उसका फ़ोन नंबर हिला दो। उसको तो मालूम नहीं कि हम पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। अनवर ये सुनकर गड़बड़ा गया और कहने लगा, फ़ोन नंबर तो मैं पता करता हूँ, मगर क्या बताऊँ भाभी आपको। अनवर सोच कर रह गया। कोई आज की बात नहीं, 2-2.5 साल पहले अनवर ने अफजल से लड़ाई झगड़े के बाद हर तरह का रिश्ता ख़त्म करने की ठान ली थी। यानी अफजल अपने भाई अनवर से भी लड़ चुका था। आखिर उसने अफजल से खुद जाकर मिलने और बात करने का इरादा किया और उसके मिल में पहुंच गया, मगर वहां पहुंचा तो वो खबर सुनकर उसके होश उड़ गए। अफजल अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ बड़ी पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहा था। अनवर ने जब उसे बताया कि नाजो उसका हाल चाल पूछ रही है तो उसने कहा,
کہ میں नाज़ो के साथ बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि उसके साथ मेरी शादी मेरे बुजुर्गों का फैसला था, मेरा नहीं। इसलिए उसने अपने पसंद से शादी कर ली है और खुदा ने उसे बेटा भी दिया है, और वो कहता है कि अब उसका नाज़ो या उसकी बेटियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अनवर उसके भाई ने उसे बहुत समझाया कि बेशक वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रहे, मगर नाज़ो और उसकी बेटियों का भी ख्याल रखे, आखिर वो भी तो उसकी बीवी और वो बेटियां उसकी औलाद हैं। मगर अफजल किसी तरह भी राज़ी ना हुआ और उसने भाई से कहा कि जाकर नाज़ो को बता दो कि मेरा उससे अब कोई ताल्लुक़ नहीं, अब उसे मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अफजल ने भाई से भी कहा कि मेरा तुम्हारे साथ भी जीना मरना ख़त्म हो गया। अनवर ये सुनकर गुस्से में भरा वहाँ से चला आया और फिर उसने नाज़ो को बताया कि 2-2.5 साल से अब उसका अफजल के साथ कोई राब्ता नहीं था। जब उसे अपनी बीवी के ज़रिए पता चला कि अफजल अपने गांव आया था और उसकी बीवी उम्मीद से हो गई, तो अनवर बहुत खुश हुआ था और उसने सोचा था कि शायद उसका भाई सुधर गया है। उसने दिल से उसे दुआ दी थी, इसीलिए उसने अफजल की दूसरी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। मगर अब वो सोच रहा था कि अब भाभी को क्या बताऊं कि अफजल ने तो वहाँ पर दूसरी शादी कर रखी है। अनवर सोचने लगा कि अफजल को शायद मालूम ही नहीं कि यहाँ उसकी बीवी को भी बेटा हो चुका है। ये सोचकर उसने डायरी से अफजल की मिल का नंबर निकाला और फिर उसने फ़ोन नंबर नाज़ो को दे दिया। उधर नाज़ो के घर भी फ़ोन लग चुका था। नाज़ो ने धड़कते दिल के साथ अफजल के घर का नंबर मिलाया और फिर फ़ोन मिलते ही उसने कहा, मुझे अफजल हुसैन से बात करनी है। दूसरी तरफ से बड़ी हैरानी से कहा गया, आप कौन हैं? जी मैं। नाज़ो न जाने बोलते बोलते क्यों शर्मा गई। वो ये शायद बताने से घबरा रही थी कि मैं उसकी बीवी उसके घर से बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से ठहरे हुए लहजे में पूछा गया, क्या आपको इतला नहीं मिली थी? कैसी इतला? नाज़ो को घबराहट सी होने लगी। देखें जी, अफजल साहब का तो 2 साल पहले इंतकाल हो चुका था। उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा था। नाज़ो ये खबर सुनते ही उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे छत उसके सर पर आन गिरी हो। बताने वाला बता रहा था कि अफजल को दिल का शदीद दौरा पड़ा था और बैठे बैठे ही उनकी मौत वाक़या हो गई थी और उनकी बीवी अपने भाई के साथ आकर उनकी डेड बॉडी यहाँ से ले गई थी। क्या उन्होंने गांव में आपको इतला नहीं दी थी? वो बातें किए जा रहा था और नाज़ो फ़ोन कान से लगाए पत्थर का बुत बन गई। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो चुका था, मगर जैसे कमरे की हर चीज़ सिर्फ इन्हीं 2 लफ्ज़ों की गर्दान कर रही थी, उनकी डेड बॉडी और उनकी मिसेस। और फिर अचानक उसके कानों में आवाज़ गूंजी, 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। अगर 2 साल पहले अफजल मर चुका था तो 10 महीने पहले उसके घर में आने वाला वो कौन था जो अफजल की शक्ल में आया था? नाज़ो को जैसे चक्कर से आने लगे और उसके घर में लगे दरख्त जैसे आपस में सरगोशियां कर रहे थे। वो कौन था और उसके नतीजे में पैदा होने वाला शैतान? नाज़नीन ने खड़े होने की कोशिश की, मगर वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। इस राज ने उसके सर पर हैरतों के पहाड़ तोड़ दिए थे कि वो कौन था जिसकी बदौलत वो उम्मीद से हुई थी। जो अफजल था, जो देखने में अफजल था या उसका हमशक्ल था, वो आखिर था कौन जिसके नतीजे में उसके यहाँ वो शैतान बेटा पैदा हुआ था?